दोस्तों वर्ग और वृत्त को एक साथ जोड़ करके कई सवाल देखे गए हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो देखिए जोड़ करके पूछा गया है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा और वर्ग के विकर्ण है, छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए सवाल क्या कहता है, दो तरह का वृत्त है और एक जो है क्या है, वर्ग है। इस वर्ग का एक भुजा और इस वर्ग का विकर्ण। तो आप जानते हैं कि विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। अब इसमें जो पहला वाला जो वृत्त है, पहला वृत्त का दोस्तों जो व्यास है ये हो गया व्यास, जिसको आप बोलते हैं डायमीटर। तो पहला वाला का व्यास बोलता है कि भुजा के बराबर है। देखिए यहाँ दिया हुआ है वर्ग की भुजा, यानी अगर हम इसका व्यास अगर हम d की बात करें तो वो दोस्तों कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और वृत्त दूसरा वाला अगर इसकी बात करें तो दूसरे वाले वृत्त का जो व्यास दिया गया है वो कहता है कि विकर्ण है। किसका विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है। तो √2 × a ये इसका व्यास हो गया। अब आप सभी जानते हैं कि अगर हमको एरिया का अनुपात निकालना है, किसका, वृत्त का, तो हमको इसका क्या पता होना चाहिए दोस्तों, इसका पता होना चाहिए त्रिज्या। तो त्रिज्या यानी r निकालने के लिए बस व्यास का यानी डायमीटर का आधा कर दूं, तो यहां भी त्रिज्या हो जाएगा √2 × भुजा बटे 2। अब इन दोनों का क्या करना है, तो इन दोनों का निकालना है हमको, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात। तो एरिया होता है πr²। इसका मतलब हुआ कि a/2 गुने a/2 πr², यानी दो बार गुना कर सकते हैं, अनुपात कर देते हैं, और ये है आपका πr यानी कि √2 × a/2 और √2 × a/2 πr²। इसका भी πr², इसका भी πr²। देखिए दोनों का पाई तो कॉमन है, दोनों के नीचे देखिए 2 कट जाएगा दोनों के नीचे। अगर आप a से काटना चाहो दोस्तों, देखो a से ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके सामने क्या मान आ रहा है, या दोस्तों आ रहा है 1 और यहाँ √2 × √2, बताओ कितना हो जाएगा, 2। तो क्या 1:2 आपके ऑप्शन में है, तो भाई बिल्कुल है। आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन है उसके ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है 1:2, और यही इसका उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। औसत का ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कई बार इसे एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर में या तो प्रैक्टिस सेट में जरूर देखते होंगे। आइए क्वेश्चन क्या है समझते हैं। 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या क्या है। अब देखिए आप में से कई लोग इस सवाल को तो गुना करके बना ही लोगे, लेकिन क्या इस सवाल को बिना गुना किए दिमाग में कैलकुलेट करके बना सकते हो। तो अगर नहीं तो देखो तरीका क्या होना चाहिए, आपको हम समझाते हैं, उसका देना आराम से इसको आप बिना कलम उठाए भी सॉल्व कर लोगे। सवाल कहता है कि 9 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप एक बात ध्यान रखना माइंड में हमेशा कि जब भी औसत या माध्य की बात हो जाए समझना कि सबका मान बराबर है। अगर 9 का मान औसत दोस्तों कितना दिया है, 50, इसका मतलब कि ये सब 50 करके हैं। ये सब क्या बोल रहा है कि हम लोग 50 करके हैं, लेकिन आगे कहता है कि पहली 5 यानी 1 2 3 4 5, ये 5 कहता है कि नहीं भैया हम लोग 50 नहीं है, 54 करके हैं। कितना करके हैं, 54 करके हैं। उसके बाद कहता है अंतिम 3 52 है, ये जो अंतिम 3 है दोस्तों ये कहता है कि हम लोग 50 नहीं है, 52 है। अब ये बताओ, पहले बोला कि हम लोग 50 करके हैं, फिर ये 5 बोलता है कि नहीं हम लोग 54 करके हैं, तो ये पांचों जो है 4 बढ़ा के ना बोल रहा है। अगर 4 बढ़ा के बोल रहा है तो बोलो कितना बढ़ा के बोल रहा है, 20। और यहाँ पर ये तीनों पहले बोला था कि हम लोग तो 50 हैं, लेकिन बाद बोला कि नहीं हम लोग 52 हैं, तो ये 3 जो है बढ़ा के बोल रहा है। ये तीनों कितना बढ़ा रहा है, 2, तो कुल कितना बढ़ा रहा है बताओ, 6। तो इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों कितना हो गया, 26। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है, ये दोनों ग्रुप जो है 26 अपने आप का रियल में ज्यादा बता रहा है। इसका मतलब कि ये वाला आदमी 50 नहीं होगा, ये वाला आदमी क्या होगा,
50 में दोस्तों जब ये प्लस में आ जाए, देखिए दोनों प्लस में है ना, जब प्लस में आ जाए तो यहाँ माइनस कर दो, आपका देखो उत्तर आएगा 24। देखिए आपके ऑप्शन में दिया होगा 24, ऑप्शन नंबर डी में ही 24 दिया गया है, यही इसका उत्तर है। क्या इस सवाल को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? आइए समझते हैं दोस्तों। एक और तरीका इसका ये है, चलिए इसको यहां लिखते हैं कि पहले 9 गुने 50 कर लो, कितना हुआ 450। उसके ये पांचों कहता है कि हम लोग जो है 54 करके हैं, तो 54 गुने 5 कर लो, 5 चौक 20, 25 और 2 27। ये तीनों कहता है कि हम लोग 52 करके हैं, तो 52 गुने 3 कर लो, तो ये 6 और 5 दिया 15। इन दोनों को जोड़ लो, कितना होगा 6 7 5 12, हाथ में 1 3 और 1 4। अब देखो ये आ गया, घटा करके 24, माइनस कर देना है। यानी कि पूरे को गुना करना है, फिर अलग अलग ग्रुप को गुना करना है, ग्रुप को एक साथ जोड़ देना है और कर देना है माइनस। लेकिन मेरे हिसाब से ये सवाल को बनाने का ये तरीका मैंने बताया, ये बेहतर तरीका है। दोस्तों क्वेश्चन कहता है एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 पाई वर्ग एकांक, यानी कि स्क्वायर में कुछ भी, सेंटीमीटर कुछ ही मान लीजिए। गोलक का आयतन क्या है, यानी गोला का आयतन क्या है ये बताना है। अब देखिए इस सवाल में आपको दो चीज पता होना चाहिए। एक तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको आप बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, और एक पता होना चाहिए आपको आयतन। क्योंकि अगर दोनों फार्मूला अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ये सवाल नहीं बना पाओगे, ये आप मान के चल सकते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका देखिए मान आपको दिया गया है 8 पाई, ठीक है। अगर हम इस पाई को काट दें और 4 से ये 2 को काट दें तो r का मान यहाँ पर आपका √2 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ आएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा √। अब आप जाने दोस्तों कि आयतन क्या होता है गोला का, 4/3 पाई आर क्यूब, ध्यान रखेंगे पाई आर क्यूब। और दोस्तों आपका जो देखिए ऑप्शन जो दिया गया है, उस ऑप्शन में पाई को नहीं काटा गया है, तो हम क्या करेंगे कि पाई को नहीं काटेंगे, तो पाई यहाँ पर रखेंगे दोस्तों। आर क्यूब क्या होगा, तो आर क्यूब हो जाएगा √2 ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 और √2 अगर ये दोनों गुना कर दें तो ये दोनों गुना होकर के क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा ना। तो ये 2 आके यहाँ 4 से गुना दोस्तों कितना होगा 8, और यहाँ पर ये √2 आगे गुना हो गया, और नीचे दोस्तों क्या है 3, और ये पाई यहाँ पर रह जाएगा। तो यही आपका देखिए ऑप्शन में दिया गया है। भाई किस में दिया है ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब इसी में एकांक घन, मान लीजिए एकांक ना देखिए एग्जाम में आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो घन यानी कि क्यूब कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इस सवाल का सोल्यूशन है। तो आयतन वाले चैप्टर में आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपको फॉर्मूला का ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप शायद क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है दोस्तों। कहता है 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों का औसत क्या है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दोस्तों दिया गया है समाकलन। एक बात ध्यान रखिएगा, समाकलन कुछ और नहीं है, लगातार है, ठीक है। लगातार संख्याओं का गुणज बोला गया है। तो 3 का लगातार 9 गुणज, यानी अगर हम बात करें तो 3 6 9 12 15 18 21 24 और 27। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर कोई लगातार संख्याएं दी गई हैं तो लगातार संख्याओं में औसत क्या होगा, बीच में होगा। तो यहां से 4 काटिए, यहां से 4 काटिए, बीच में क्या मिला 15, यही आपका औसत है। कुछ नहीं करना है, सीधे मार देना है कि ये आपका औसत है। अब मान लीजिए कि अगर आपको इतनी संख्याओं को लिखने का मन ना हो तो भी काम हो जाएगा। बताओ कि 9 जो समाकलन गुणे बोला गया है, 9 जो निकालना है हमको मल्टीपल्स, क्या 9 गुणज में से बीच वाला कौन सा होगा, 5वां होगा। अगर हम 9 की बात करेंगे तो 4 इधर रहेगा, 4 इधर रहेगा, बीच में कौन सा रहेगा, 5वां रहेगा। तो अगर हम 9 संख्याओं को ले रहे हैं और अगर वो किसी संख्या का गुणज है, 3 का गुणज है, तो वो लगातार होगा। तो जब बीच का बात होगा तो दोस्तों कौन सा होगा, 5वां होगा। तो बस सीधे 3 को 5 से गुना कर देंगे, कितना होगा 15। अब जैसे मान लीजिए आपको 7 का पूछे कि 7 का 11 गुणजों का औसत क्या होगा, तो 11 का बीच में दोस्तों कौन होगा बताओ, छठा होगा ना। 5 इधर से खत्म, 5 उधर से खत्म, 10 खत्म हो गया, बीच में क्या मिला छठा।
तो भाई 7 को 6 से गुना कर दो, 42 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सवालों को आप बिना अधिक कैलकुलेशन किए भी आसानी से उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कहता है स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है, तो जूते के दाम क्या है? देखिए दोस्तों, एक दिया गया है थैला यानी बैग और एक है जूता। इन दोनों का अनुपात दिया है 7:5। ठीक है। तो आप ये मान सकते हो दोस्तों कि 7 हिस्सा किसका दाम है? थैला का। और जूता का दाम कितना है? 5 हिस्सा। तो थैला तो साफ साफ अधिक दिख रहा है ना, तो जूता से थैला कितना अधिक है? 2 भाग अधिक है ना। जूता से थैला कितना अधिक है? 2 भाग। और यहां देखिए लिखा भी है कि थैले का दाम जूता से 200 रुपया अधिक है, तो 2 भाग अधिक है, इसलिए 200 रुपया अधिक है। जूता से थैला 2 भाग अधिक है, इसलिए दाम में 200 रुपया अधिक है। अगर हम 1 से काटेंगे, सॉरी 2 से काटेंगे तो ये जगह 100, 1 भाग का मान 100, तो जूता का दाम पूछा गया, यही ना। तो जूता का दाम होगा दोस्तों 5 भाग का मान 500। देखिए आपको ऑप्शन में दिया गया है। अब ये सवाल आप लोग को कैसे करना वो ध्यान समझिए कि थैला और जूता में अनुपात 7:5 का दाम का अनुपात। ठीक है। तो 2 अनुपात, ये 2 भाग अधिक है, तो 2 भाग का मान 200, 1 भाग का मान 100, तो जूता का 5 भाग का मान 500। अगर पूछता थैला का तो 7 भाग का मान 700। तो ऐसे सवालों में कलम उठाने की अवस्था नहीं है। मैं इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि और जो लोग नहीं जानते उसको हम समझा सकें। ठीक है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपया है। कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 में बेचा गया तो छूट की दर क्या है, यानी कि डिस्काउंट का रेट क्या है? देखिए डिस्काउंट चैप्टर जब भी आप पढ़ते हैं तो आप एक बार ध्यान रखिएगा कि वहां पर एमआरपी का चर्चा जरूर होगा। और एमआरपी के साथ साथ आपको 2 तरह के प्राइस को और जानना होगा दोस्तों। एक तो होता है सीपी जिस पर आप खरीदते हैं, और दोस्तों एक होता है एसपी। देखिए जब कभी मार्केट में छूट देने की बात होगी तो क्रय मूल्य पर कोई भी वस्तु तो बिकेगा नहीं। आप जितने पे खरीदोगे उससे बढ़ा करके रखोगे, और जितना बढ़ा करके रखते हो वो दोस्तों मिला क्या बनता है? एमआरपी। और फिर उस पर आप डिस्काउंट देते हो और उसको बेचते हैं, वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों यहाँ कहता है कि एमआरपी दिया गया है 12,000 रुपया। तो आप क्या बता सकते हैं कि क्या उस वस्तु की जो क्रय मूल्य है क्या वो 12,000 होगी? कभी नहीं होगी ना, क्योंकि 12,000 तो वो उससे बढ़ा के रखा गया है। और दोस्तों बेचा कितना में? 11,000, कितना बेचा भाई? 10,500 में बेच दिया। ठीक है। अब आप बताओ कि कितने रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1,500 यानी 1,500 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट का परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। 1,500 क्या रखेंगे नीचे? 1,200, क्योंकि जहां 12,000, क्योंकि जहां से डिस्काउंट मिला है, जहां से पैसा कम हुआ है नीचे हमेशा वही रहेगा, या फिर जहां से बढ़ेगा नीचे वही रहेगा। अब इसको 100 से गुना कर दीजिए, ये यहां से कट गया। अब देखिए 15 से काटना चाहोगे तो 15 से काटोगे 100 बार में, और 15 से काटोगे इसको 15 × 120। अब देखो 8 से काटोगे अगर 100 को, तो दोस्तों 8 से काटोगे तो 12.5% आपका उत्तर आएगा। देखिए ऑप्शन में दिया होगा 12.5%, वही बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 12.5%। दोस्तों आपके सामने एक सवाल है औसत का। बड़ा ही यूनिक टाइप से क्वेश्चन को सेट किया गया है। जैसा कि क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, आप सभी को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और देखिए आपका उत्तर आता है कि नहीं। क्वेश्चन है A11, 23 और 17 का औसत 15 है, 15 है, और AB 12 और 25 का औसत 16 है। तो A/B का मान क्या होगा ये बताना है आपको। अब आप में से कोई भी अगर इस सवाल को ज्यादा जोड़ या भाग करने का प्रयास करोगे तो टाइम लगेगा, भले बन जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। आइए हम सिखाते हैं कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहला कंडीशन दिया है A11, 23 है, 23 और 17, इन सब का औसत दोस्तों दिया हुआ है कितना? 15। फिर दिया है AB 12 और 25, इन सब का दोस्तों औसत दिया हुआ है 16। अब एक बात ध्यान याद रखेंगे यहाँ पर
कि जब तक हम a का मान नहीं निकालेंगे हैं तो बिना यहाँ a का मान पुट किए b का मान निकाल नहीं सकते, क्योंकि किसी भी अगर एक समीकरण की बात करें तो दो वेरिएबल अगर दोनों गायब हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। अब देखिए, अगर इन चारों का औसत अगर 15 है तो चारों कम से कम 15 करके होना चाहिए। तो भाई ये तो बोल रहा है कि हमें 11 ही है, इसका मतलब कि ये तो 4 कम बता रहा है। ये बोल रहा 23 यानी कि ये तो भाई 8 ज़्यादा बता रहा है। ये 17 यानी ये 2 ज़्यादा बता रहा है। अब ध्यान समझिएगा, 8 और 2 10 कितना हो गया, प्लस में 10 हो गया और ये माइनस में 4, तो 10 में 4 चला गया दोस्तों, कितना बचा 6, लेकिन प्लस में, बड़ा वाला प्लस में है, 4 माइनस में है, दोनों घटाएंगे दोस्तों कितना हो गया +6। +6 यानी इसके ऊपर बोझा पड़ रहा है 6 बोझा पड़ रहा है, मतलब लोन पड़ रहा है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव पड़ रहा है। तो ये तो पहले से बोल रहा था कि हम 15 थे, इसके बाद बोझ पड़ गया 6। बोझ पड़ना मतलब ऋण यानी कर्जा आ जाना। इसका मतलब कि ये दोस्तों कितना है 9 का है, ए कितना है 9 का है, 6 चला गया 9 का ही, क्योंकि 6 क्या है कर्जा हो गया उसको। अब यहाँ देखिए, अगर इसको हम 9 रख देते हैं, अगर इसको 9 रखते हैं, अब ये चारों कहता है कि हम लोग कितना करके हैं 25 करके, सॉरी 16 करके हैं, तो ये 25 है। इसका मतलब कि भाई ये तो 9 ज़्यादा बता रहा है, 16 9 25, ये 4 कम बता रहा है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, और दोस्तों यहाँ देखो ये क्या है 9 है, और ये पहले बोल रहा है कि हमारा औसत कितना है, औसत बोल रहा है कि ये 16 है, और ये 9 बता रहे हैं कि ये 7 कम बता रहा है। अब देखो यहाँ पर -4 -7 कितना हो गया -11, -7 -4 दोस्तों कितना हो गया -11, और ये +9। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा मान आएगा -2। ध्यान देंगे -2। माइनस का मतलब होता है कि आप किसी से जो है छीन रहे हैं, किसी से आप जो है छीन करके अपने में ले रहे हैं, अपने पास आप ला रहे हैं। तो ये भाई पहले कितना बोल रहा था कि भाई हम 16 हैं, लेकिन इसमें 2 और ये खींच के ले आ रहा है, यानी कि b कितना हो रहा है 18। अब a बटा b निकालना है हमको। a का मान हम 9 निकाले हैं और b का मान 18 निकाल रहे हैं, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। उम्मीद है कि आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसमें ज़्यादा जोड़ घटाव करोगे तो भाई तो भी क्वेश्चन बनेगा, और ये भी जोड़ घटाव ही है, लेकिन थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। एक बार समझ जाओगे क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये सवाल को पढ़ करके आपको कभी नहीं लगेगा कि ये सवाल औसत का है, लेकिन ये सवाल दोस्तों औसत का है, और औसत के टेक्निक से हम बनाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। कहता है सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। अब आप ये सोच के देखिए कि अगर आप में से कोई अगर 5 भाई बहन हैं और 3-3 साल के गैपिंग पर आप जन्म लिए हैं, तो आप पांचों का जो उम्र है दोस्तों लगातार होगा। अगर कोई 1 वर्ष का होगा तो कोई 4 वर्ष का होगा, कोई 7 का होगा, कोई 10 का होगा, कोई 13 का होगा, यानी 3-3 साल का गैपिंग का होगा। तो 3-3 साल के गैपिंग पर होना ये लगातार संख्याओं को दिखाता है, और लगातार संख्याएं अगर है तो 5 बहनें कुछ इस प्रकार से होंगी 3 4 5। तो इसमें से अगर ये सभी लगातार हैं, ध्यान देना है, अगर सबके बीच 3-3 वर्ष का गैप है, अगर सबके बीच 3-3 वर्ष का गैप है तो ये लगातार संख्याएं होंगी। और लगातार संख्याओं का माध्य यानी औसत क्या होता है, आपको हम कई बार सिखा चुके हैं, बीच का मान होता है। क्या होता है दोस्तों, बीच का मान होता है। तो कुल योग हमको दिया हुआ है 50, और बहनें कितने हैं 5, इसको काटेंगे 10, यानी कि ये बीच वाली तीसरी जो बहन है वो 10 साल की होगी, ये 13 साल की होगी, और ये 16 साल की होगी, ये 7 साल की होगी, और ये 4 साल की होगी। आप बताओ कि सबसे बड़ी बहन कितने उम्र का हुआ, 16 का हुआ, और सबसे छोटी कितना का हुआ, 4 साल का हुआ। तो इस तरह के सवालों को आप ऐसे बनाएं, कोई x या n करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, एक सवाल हम लोग देख लेते हैं विभाजन से, जो कि आपका नंबर सिस्टम के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये सवाल आजकल के एग्जाम में बड़ा ही ट्रेंडिंग में चलता है, पूछते रहता है। क्वेश्चन दिया गया है, एक विभाजन नियम में भाजक भागफल का 8 गुना
और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य क्या है, यानी वो संख्या क्या है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए एकदम आप बच्चे के हिसाब से काम करेंगे तो आसानी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, भाज्य या फिर आप संख्या कह सकते हो। बोलो यहाँ क्या होता है, भाजक। यहाँ क्या होता है बताओ, भागफल। और सबसे नीचे क्या होता है, शेष। तो ऐसे सवालों में या तो आपको शेष दिया रहेगा या तो भागफल दिया रहेगा। तो भाई शेष दिया हुआ कितना, 24। अब कहता है कि जो भाजक है वो भागफल से 8 गुना है और शेषफल से कितना है, 9 गुना है। अगर हम 24 को 9 से गुना करेंगे तो भाजक मिल जाएगा। तो भाई 24 को 9 से गुना करो, कितना आता है बताओ। अगर हम 9 चौक 36 लिख दें यहाँ पे, और 9 दूनी 18, 18 3 21, 216। 216 हमारा दोस्तों क्या मिल गया, भाजक। अब एक चीज यहाँ पर मेरा एक टेक्निक ध्यान से याद रखोगे कि अगर भागफल से गुना करके हम भाजक तक पहुंचेंगे, तो अगर हम उल्टा जाना चाहें, भाजक से भागफल जाना चाहें, तो गुना नहीं करना होगा, भाग करना होगा। यानी कि 216 को अगर हम 8 से भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, भाजक से हमको भागफल मिल जाएगा। 8 से इसको काटते हैं, 8 दूनी 16, यहाँ 5 बचा और 6, 8 सत्ते 56, 27 बच गया। अब आप सभी जानते हैं कि भाज्य कैसे निकाला जाता है। तो भाज्य निकालने क्या है कि भाजक गुने भागफल, यानी 216 गुने 27 और जोड़ना कितना दोस्तों, 24, जो कि आएगा आपका 58, 56। देखिए आपके जो है ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों एक सवाल लेते हैं क्षेत्रमिति से, और क्षेत्रमिति का बहुत ही आसान सा टॉपिक आयत। आपके सामने सवाल है, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और बताइए इसका उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से। क्वेश्चन कहता है एक आयत का विकर्ण √31 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। अब आप हमको ये बताएं कि आयत का परिमाप आखिर होता क्या है, 2 × L + B, यही ना होता है। उसके बाद जो विकर्ण होता है वो दोस्तों क्या होता है, L² जोड़ B², ये होता है आपका क्या, विकर्ण। ठीक है, जो कि क्या बनता है दोस्तों, जो बनता है आपका विकर्ण, आप यहाँ कह सकते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। दोस्तों एरिया क्या होता है, L × B, जो कि दिया हुआ है 25। तो जब तक हम L और B नहीं निकालें तो हमारा काम बनने वाला है नहीं। तो अगर हम इन दोनों का मान निकालना चाहें तो विकर्ण दोस्तों यहाँ पे कितना है, विकर्ण है √31, वही दोस्तों दिया हुआ है √31 सेंटीमीटर। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो निकल जाएगा 31, यानी L² + B² का मान दोस्तों निकाला, कितना निकला आया, 31 आया। अब L + B का अगर हम होल स्क्वायर कर दें दोस्तों होता है L² + B, यानी A² + B² + 2 × AB। AB यानी दोस्तों क्या हो गया, LB। देखिए इसका मान तो आप निकाल लिए हो 31, और 2 × LB यानी इसको यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग, तो 2 × 25, तो 31 जोड़ 50 दोस्तों कितना आ गया, 81। कितना आ गया, 81। अगर हमको LB का मान पता चल जाए तो हम यहाँ LB रख करके परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये LB का स्क्वायर है। अब अगर हम LB निकालना चाहते हैं तो ये स्क्वायर हमको यहाँ करना पड़ेगा। तो स्क्वायर जैसे उस पार जाएगा तो क्या बन जाता है, रूट, जिसका मान 81 √, तो वो कितना दोस्तों आ जाएगा 9, यानी इसका मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 9। अब परिमाप होगा 2 × L + B का मान 9 रख देना है, आपका मान आ जाएगा 18। बस इतना ही करना था, आपको देखिए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक सवाल है अनुपात का, और थोड़ा सा लंबा करके लिखा गया है। और अगर मैं कहूं कि इस सवाल को बनाने के लिए किसी प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है तो आप चौंक जाएंगे। और ये सही बात है कि इस सवाल के लिए कोई प्रोसेस लगाने काम नहीं है। आप अच्छे समझिए क्वेश्चन को। कहता है 23,808 की धनराशि ABCD के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि A और B के हिस्सों का अनुपात 8:9, B और C के हिस्सों का अनुपात 3:5 तथा C और D के हिस्सों का अनुपात 1:2 है, तो B के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं
34 56, 32 64, 30 72 और 35 46। आइए हम लोग ऑप्शन को लिख लेते हैं। 34 56, 32 64, 30 72 और दोस्तों दिया गया है 35 46। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि इस सवाल को बनाने के लिए आप में से सभी लोग ए बी सी डी का अनुपात निकालिएगा, उसके बाद ही आप लोग इसका अटेम्प्ट करोगे। लेकिन अगर हम कहें कि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना अनुपात निकाले भी बन जाएगा, वो कैसे समझिएगा। देखिए ए अनुपात बी दिया गया है, जब समझते पहले सवाल को ताकि आप आसानी से बना सकें। 8:9। फिर बी अनुपात सी दिया है दोस्तों, कितना दिया है 3:5। बस इतना में ही सवाल बन जाएगा। देखिए इस अनुपात में बी का मान कितना है 9 है, और इस वाले अनुपात में बी का मान कितना है 3 है। हम बी के मान पर केवल इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमसे पूछा गया कि बी का हिस्सा क्या है। देखिए सवाल में पूछा गया है कि बी के हिस्से की धनराशि क्या होगी, ठीक है। अब देखिए अगर बी का हिस्सा कहीं पर 9 आ रहा है और कहीं पर 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो बी का जो पैसा होगा वो 9 से कटने वाला भी होगा और 3 से कटने वाला होगा। और ओवरऑल अगर हम इन दोनों को गुना करें तो 27 से भी कटने वाला होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें से 9 से कटने वाला कौन है। अगर हम इसको चेक करें 4 3 7, 7 और 1 11, 18 जोड़ने पर कितना दोस्तों आ गया 18, तो वो 9 से कटेगा। 3 2 5 और 10 15, ये 9 से नहीं कटेगा। 7 2 9, 9 3 12, ये 9 से नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिए 8 और 10 18, ये भी 9 से कट जाएगा। अब बात आती है कि अगर ये दोनों ऑप्शन हमारे सामने आ गया तो अब हम इसमें कौन सा ऑप्शन का चुनाव करेंगे। देखिए अगर 9 से कटा तो 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से दोबारा चेक करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट चेक करेंगे 27 से। आइए इसको चेक करते हैं। अगर हम 27 से काटें 34 और 56 को, तो 27 से काटेंगे एक बार में, कितना बचेगा 7, 7 और 5, तो 27 से काटेंगे 7 और 5 दोस्तों आ गया, तो 27 से काटेंगे अगर, तो 27 तिया कितना होता है 81 होता है। तो 27 तिया 81 तो होगा नहीं, 27 दूनी 54, कितना बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 6 16। क्या अब देखिए 27 से कटेगा, तो 27 से ये पूरी कटने का चांस बनता है क्या, चेक करते हैं। 8 7 56, 8 से गुना करेंगे 8 7 56, हाथ में 5 और 8 दूनी 16 5 21, यानी ये 27 से पूरा कट जा रहा है। ये संख्या 27 से पूरा कट जा रहा है, तो हम इस संख्या को उत्तर लगा देंगे, ठीक है। एक सवाल दोस्तों देखते हैं हम लोग लाभ हानि से। सवाल कहता है एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपया में बेची गई है, यदि वह 235 रुपया में बेची जाती तो हानि कितना होता। अब देखिए एक ही सवाल को दोबारा जब बेचना हो और जब परसेंटेज दिया हो तो एक ट्रिक में क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अगर यदि इसमें कितना रुपया में बेचना है अगर ये पूछा जाए तो वो कैसे में, वो ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों में करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, यानी सीपी निकालना पड़ेगा। तो आपके माइंड में हमेशा चलना चाहिए कि सीपी दोस्तों कितना परसेंट होता है 100%। और अगर किसी वस्तु को आप बेच दिए हो 20% लाभ पर, इसका मतलब कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस 100 + 20 120% होगा। और इस सवाल में 20% लाभ पर बेचा गया दाम हमको दिया गया है, कितना है 300 रुपया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस 120% ही दोस्तों कितना है 300 है। 1% का मान निकालते हैं 300 बटा 120। अगर हम 100% का मान निकाल लें तो 300 बटा 120 और गुना यहाँ से 100, ये कट गया। 3 से काटोगे 100 बार में, 3 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, तो 25 × 10 250, यानी इस वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य दोस्तों कितना है 250। अब कहता है कि इस वस्तु को 235 रुपया में बेचना है। अब सोचो कि जिस वस्तु का क्रय मूल्य 250 है और बेचना कितना है 235 में, तो लॉस तो हो रहा है।
अब बताओ कि हानि हो कितना रहा, तो हानि हो रहा है 15 रुपया। अब अगर यदि हमको हानि का यानी लॉस का परसेंटेज निकालना है तो बोलो क्या करेंगे, 15 ऊपर रखेंगे, जितना लॉस हो उसको ऊपर रखेंगे, और हानि क्रय मूल्य कितना है 250 यहाँ रखेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 25 से काटेंगे यहाँ पर 10 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, यानी ये पूरा 3 दूनी 6। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रोसेस में, इस प्रकार के बिक्री में उसको 6% का क्या होगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ सवालों को थोड़ा समझने के लिए आपको हमको डिटेल में समझाना पड़ता था कि आप चीज़ों को समझ जाए। ठीक है।